नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संभल का जिसे शाही मस्जिद बोला जाता है, अब हाईकोर्ट ने कहा है कि उसको विवादित ढांचा बोला जाए। तो ये एक बड़ी खबर है। और दरअसल सुनवाई चल रही थी कि संभल में जो मस्जिद है उसके रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। एएसआई ने विरोध किया था। इसी पर सुनवाई हो रही थी। हालांकि अब इस पर फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन जस्टिस रंजन अग्रवाल ने बोला है कि संभल के इस शाही मस्जिद को विवादित ढांचा लिखिए। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या इस देश में एक औरंगजेब फैन क्लब भी मौजूद है क्या। यह सवाल एक बार फिर से उठ रहा है और सवाल उठने का कारण है कि सपा के नेता अबू आजमी ने वैसा बयान दिया है। इसके पहले एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन अवैसी औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर फूल ये सब चढ़ाए हैं। लेकिन औरंगजेब फैन क्लब के जो ये नेता हैं, क्या उनको आम जनमानस की भावनाओं का कोई ख्याल है या फिर अपनी सियासत के लिए वो आम जनमानस की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। बहरहाल अबू आजमी के बयान पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस पर आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर। और इसके बाद बात होगी कि पंजाब में किसानों के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों के साथ बैठक कर रहे थे लेकिन भड़क कर चले गए। तो आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर और मुख्यमंत्री भगवंत मान में? ये क्या है, क्यों घबराहट, क्या कोई इसके पीछे वजह है जिसकी वजह से ये हो रहा है? इसकी करेंगे पड़ताल, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। कहा, तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट, अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। एक्सपर्ट ने जितनी अपेक्षा की थी उससे अधिक उठाए कदम। औरंगजेब प्रेम, सपा नेता अबू आजमी पर पड़ा भारी। विवादास्पद टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज। भाजपा ने कसा तंज। कहा, वोट बैंक की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं औरंगजेब का गुणगान। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बढ़ी तनातनी। चंडीगढ़ में 5 मार्च को होने वाले प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए कई किसान। सरपंच हत्या मामले में एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वीकार, कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजा। संभल मस्जिद विवादित ढांचा में रंगाई पुताई के मामले पर अब 10 मार्च को आ सकता है फैसला। सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में। दोनों आमने सामने, प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे संभल का जो ढांचा है उसको लेकर क्या कुछ अदालती कार्रवाई हुई और क्या एक बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने संभल के ढांचे को विवादित ढांचा बोला है। संभल मस्जिद विवादित ढांचा में रंगाई पुताई के मामले पर अब 10 मार्च को आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग की इजाजत को लेकर मस्जिद कमेटी ने यह याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में। तो सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। और इससे पहले एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने केवल सफाई की अनुमति दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई पर रोक लगा दी थी।
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ढांचे से इस बीच में कई तरह के छेड़छाड़ किए गए हैं और कई बदलाव भी किए गए हैं। दरअसल संभल की ये जो इमारत है ये एएसआई के अधीन आती है, लेकिन लंबे समय तक मस्जिद कमेटी ने इसका प्रबंधन किया है। तो मुस्लिम पक्ष परंपरा का हवाला दे रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये तो हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। संभल में इस ढांचे को मुगल शासक बाबर के समय में हरिहर मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। बहरहाल अदालत में मामला है। आपको याद होगा हाल ही में वहां पर सर्वे भी हुए थे अदालत के आदेश के बाद। तो उस सर्वे में जो ढांचा है उसका सर्वे किया गया था और बवाल भी हुआ था। तो आज जो कुछ हुआ है हाईकोर्ट में, तो इस मामले में वरिष्ठ वकीलों ने बताया कि फैसला आने तक इस ढांचे को विवादित ढांचा ही कहा जाएगा। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। तो ये बड़ी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और जैसा कि वकील खुद बता रहे थे इस मामले में, जो वकील हैं हिंदू पक्ष के वकील, कि उन्होंने कहा कि इसे विवादित ढांचा ही कहा जाए जब तक सुनवाई हो रही है, कम से कम तब तक के लिए। और जो रंगाई पुताई का मामला है वो तो 10 मार्च के लिए टल गया। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जिस तरह से कि इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूरी याचिका पर सुनवाई हुई, अब 10 मार्च को फिर सुनवाई होकर रंगाई पुताई पर कुछ फैसला आएगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि हिंदू पक्ष के इस मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि कम से कम जब तक अदालती सुनवाई चल रही है तब तक इसको विवादित ढांचा कहा जाए। जी बिल्कुल, और उनकी ये मांग थी इसलिए थी कि जो विवादित ढांचे की जो उन्होंने मांग की है, क्योंकि वहां पर जो इससे पहले उन लोगों का मानना है, धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक प्रमाण है कि वहां पर हरिहरनाथ का मंदिर था। दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष के जो दावे हैं उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जब इस मामले में कार्रवाई की जाए हाईकोर्ट में, चले प्रोसीडिंग चले पूरी, तो इस मामले में कोई विशेष नाम न दिया जाए, उसको विवादित ढांचा ही कहा जाए, ये अपील की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसको ऑर्डर में ये चीज लिखाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ऑर्डर कॉपी अभी आना बाकी है, फिलहाल उसमें दिखाई पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा गया है ऑफिशियली रूप से, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है कि उस चीज को कोर्ट ने मान लिया है कि उसको विवादित ढांचा कहा जाए। चूंकि यह मामला अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील है, यहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे। हमने देखा था 24 मार्च को जो कुछ वहां पर हुआ था, जब वहां पर सर्वे करने गई थी वहां पर कोर्ट कमिश्नरी की टीम, उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा पुलिस बल बढ़ा दिया गया, पूरे परिसर में वहां पर एक चौकी भी स्थापित की गई थी। पुलिस को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बड़ा नियंत्रण और मशक्कत करनी पड़ी थी। उस दिन जो बवाल की घटना हुई थी उसमें काफी पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में घायल हुए थे। तो उसके बाद से उस स्थल को लेकर कोई भी विवाद ना हो, इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि उसको अभी फिलहाल जब कोर्ट तय करेगा, जब आदेश आएगा फाइनल, उससे पहले उसको कोई नाम न दिया जाए, विवादित ढांचा ही बोला जाए। यह हिंदू पक्ष की मांग थी। विकास, जिस तरह से कि एएसआई ने कहा था कि ठीक है उसकी सफाई की ज़रूरत है, वो हम सफाई कर देंगे, लेकिन रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ याचिका लेकर गई, अब 10 मार्च को फैसला आना है। क्या आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ इस तरह के संकेत मिले कि रंगाई पुताई को लेकर 10 मार्च को क्या कुछ फैसला आ सकता है?
देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें उनका यही कहना है कि रंगाई पुताई की जरूरत है, लेकिन हाईकोर्ट ने वहां पर एएसआई की टीम भेजी थी, जो वहां स्पेशलिस्ट गए हुए थे, जो विशेष जानकार होते हैं। उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो सर्वे किया था, सर्वे के साथ साथ उन्होंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की थी और अपनी रिपोर्ट जो कोर्ट में दाखिल की है, उन्होंने बाकायदा फोटो के साथ में बताया है कि वहां पर सिर्फ साफ सफाई की जरूरत है। कुछ एक जगहों पर जहां पर लकड़ी का निर्माण है वहां पर कुछ निर्माण कार्य किया जा सकता है, लेकिन रंगाई और पुताई की जरूरत नहीं है। वहां की दीवारें बाकायदा अच्छी जगमगा रही हैं। बाकायदा उन्होंने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में सारी चीजें दी हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब एक्सपर्ट ये रिपोर्ट दे रहे हैं उसके आधार पर मुस्लिम पक्ष अब क्यों कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके हलफनामे में 10 तारीख को सारी बातें विस्तार से पता चलेंगी। लेकिन जो एक्सपर्ट की टीम है, एक्सपर्ट का जो मानना है कि वहां पर फिलहाल अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो गया है। एएसआई के संरक्षण में वहां पर साफ सफाई की जा चुकी है और की जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात एक और आपको जोड़ देना चाहता हूं, अब फिलहाल वहां पर एएसआई की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर हालात इस कदर थे इससे पहले कि इस मामले आने से पहले एएसआई की टीम को भी उस जगह पर जाने की परमिशन नहीं रहती थी। एएसआई ने खुद इसकी शिकायत वहां की स्थानीय अदालत में दी थी कि उनको वहां पर उस जगह के रखरखाव के लिए जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो इस तरीके के हालात थे वहां पर। अब फिलहाल एएसआई की टीम के एक्सपर्ट ने वहां पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट में, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वहां पर रंग रोगन की अभी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई से ही काम चल सकता है। आप जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ये बात सच है कि एएसआई ने कहा कि उसको बीच में वहां पर एक ऐसा लंबा दौर चला है जब वहां पर उसको उनके लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन इस रिपोर्ट में, एएसआई की इस रिपोर्ट में कुछ और बातें निकल कर आई थी विकास, कि कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं इस बीच में, कुछ मोटी परतें चढ़ाई गई हैं दीवारों पर, कुछ मोटे पेंटिंग, इनेमल पेंटिंग शायद उसको बोलते हैं, वो किए गए हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जो मूल चीजें थी उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश भी हुई। ऐसी भी कुछ खबरें आई थी, मीडिया में भी ऐसी खबरें आई थी। बिल्कुल, चंदौसी की कोर्ट में ये खबरें आई थी कि एएसआई की तरफ से ये बोला गया है कि उसका जो प्रवेश द्वार है उसके अगल बगल जो स्तंभ थे उनको रिनोवेट किया जा चुका है और वहां पर अंदर क्या क्या चीजें हैं, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा ये सर्वे की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और वो रिपोर्ट भी दाखिल की जा चुकी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में फिलहाल अभी सर्वे रिपोर्ट जारी करने के लिए रोक लगाई गई थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद तय हो पाएगा कि उसको पब्लिश कैसे किया जाएगा, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करेगा। तो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे वहां पर किया जा चुका है और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। माना यह जा रहा है कि वहां पर तमाम सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिर में ही पाए जाते हैं। वहां पर ऐसे तमाम सारे प्रतीक चिन्ह हैं और संभल की तो वैसे भी मान्यता है, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार, कल्कि अवतार को कई सारे धार्मिक जगहों पर माना गया है कि कल्कि अवतार संभल में ही होगा। वहां की मान्यता एक विशेष मान्यता रही है। हमारे आध्यात्म में, हमारे जो है कह रहे हैं इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान जब वहां पर शासक थे तो वहां आते थे, अपनी कुलदेवी की पूजा करते रहते थे। वहां कई ऐसी गुफाएं और कई ऐसे तमाम प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, उसकी प्राचीन मान्यता थी। लेकिन उस संभल की प्राचीन मान्यता को धीरे धीरे किस खत्म किया गया, चाहे वो आक्रांताओं के द्वारा खत्म किया गया हो और उसके बाद पूर्ववर्ती सरकारें जब आजादी के बाद बनी तब वहां पर जो हाल था वहां पर वो जब जाहिर होता है। जब वहां पर 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर, पुलिस जब वहां पर पहुंचती है और बिजली चोरी की कार्रवाई के लिए वहां पहुंचती है टीम, तो पता चलता है कि 46 साल से एक मंदिर बंद पड़ा है। इलाके के इलाके वहां पर पलायन कर गए, हिंदू आबादी पलायन कर गई है, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी जाती है उस जगह की। और माना यह जाता था इससे पहले वहां पर जो शाही जामा मस्जिद के पास कुआं था, वहां पर एक दशक पहले, वहां पर 1-2 दशक पहले लोग पूजा करने भी आते थे। तमाम सारे लोग बताते हैं इस बात को। लेकिन वहां पर जिस तरीके से हालात बिगड़ते गए, दीपा सराय का एक वो इलाका था जहां पर कुछ विशेष लोगों का ही दबदबा रहता था, पुलिस भी वहां पर कार्रवाई करने से डरती थी वहां पर जाकर। अभी इस मामले में जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, गुलाम पकड़ा गया है, जिसने ये बात पुलिस से मानी है कि हथियार सप्लाई का काम उसने किया था जब वहां पर भीड़ जो भड़की थी 24 नवंबर से पहले उसने हथियार वहां पहुंचाए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के तार दुबई तक से जुड़े
नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तार जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस मामले को लेकर ये याचिका है विकास, ऐसे में मस्जिद कमेटी का क्या तर्क है? उनको क्यों लगता है कि रंगाई पुताई बहुत जरूरी है, ताकि उन्होंने इसको लेकर के याचिका तक हाईकोर्ट में डाल रखी है? उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि उनकी मान्यता है कि हर बार रमजान में वो वहां पर रंगाई पुताई करते हैं, इसलिए लिहाजा उनको इस बात की इजाजत दी जाए कि एक बार फिर से वहां पर रंगाई पुताई और मरम्मत के कार्य किए जाए। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ऐसा पूर्व में किया जा चुका है कि तमाम सारे प्रतीक चिन्ह मिटाए गए थे। अब फिलहाल ऐसा ना हो, जो वहां पर बाकी चीजें वहां पर बनी है, चूंकि वो पूरा स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ है वो देखने से साफ झलकता है कि क्या उसकी सच्चाई हो सकती थी। तो ये मान्यता है कि वहां पर वो सारी चीजें हटाई ना जाए, इसके लिए हिंदू पक्ष चाहता है वहां पर वो सारी चीजें ना हो, क्योंकि रंगाई पुताई के बहाने तमाम सारी चीज ऐसी की जा सकती हैं कि काफी पुरानी चीजें मिट सकती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया विकास। अब रंगाई पुताई को लेकर के तो 10 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इसको जब तक सुनवाई चल रही है तब तक विवादित ढांचा ही बोला जाए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और खास चर्चा एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि क्या इस देश में औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है? कुछ नेताओं के बयान तो यही बता रहे हैं। इस पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि क्या इस देश में औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है? कुछ नेताओं के बयान, सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट ऐसा ही बता रहे हैं। क्या देश में हैं कुछ लोग मुगल शासक औरंगजेब के भी फैन? सपा नेता अबू आजमी के बयान से एक बार फिर से उठा ये सवाल। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े। आजमी के बयान की हालांकि चौतरफा निंदा हो रही है, और विवादित बयान के बाद अबू आजमी पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अबू आजमी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1), 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अबू आजमी के बयान पर सपा और विपक्षी इंडी गठबंधन की चुप्पी है, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पहले भी कुछ नेता औरंगजेब के समर्थन में बयान देते रहे हैं। याद कीजिए, एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी तो औरंगजेब की कब्र पर चले गए थे, फूल चढ़ाए थे, चादर चढ़ाए थे। और कौन है अकबरुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। महाराष्ट्र और देश भर के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और कार्य क्यों, यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में स्थित मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो चुकी है। औरंगजेब की क्रूरता इतिहास में दर्ज है। आम लोगों पर अत्याचार किए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई में, युद्ध में राजाओं के बीच लड़ाई हुई, आम लोगों पर अत्याचार किए थे औरंगजेब ने। इतिहास के इस काले अध्याय के खलनायक औरंगजेब का फिर महिमा मंडन क्यों, यह बड़ा सवाल है। आम जनमानस के घावों को कुरेद कर क्या हासिल करना चाहते हैं कुछ नेता? सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग करते रहते हैं औरंगजेब का महिमा मंडन। क्या ऐसे कायम होगा समाज में सांप्रदायिक सद्भाव? यह बड़ा सवाल है। इसीलिए आज हम इस पर खास चर्चा कर रहे हैं इस वक्त में। लेकिन हाल में जो यह मामला चर्चा में आया तो क्यों, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में क्या कसीदे कढ़े हैं। सुनिए जरा। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। साफ कह रहे हैं कि औरंगजेब को क्रूर शासक मैं नहीं मानता।
तो उनके इस बयान की महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने निंदा की और कहा कि उन पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अबू आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बड़े दुख और कष्ट के साथ कह रहा हूं कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी ये अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। और वही कांग्रेस की सांसद रजनी अशोक राव पाटिल का कहना है कि समाज में दूरियां पैदा करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। औरंगजेब ने क्या कुकर्म किए हैं वो सभी को ज्ञात है, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जानबूझ के इस तरह से विषय निकालना, जो 300 साल पहले ये घटना घटी है, इसको निकालना और समाज में दूरियां पैदा करना, ये ठीक बात नहीं है। ये सब लोग अभी आगे चल रहे हैं, हमें आगे ही जाना होगा। लगता है कि एक वर्ग को जो छावा फिल्म हाल में बनी है और उसमें जो औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया है पर्दे पर, उससे कष्ट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं क्या, और इसीलिए कोई तारीफ में कसीदे कर रहा है तो कोई कह रहा है छोड़िए, अब उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में एसके दुबे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत, नमस्कार आपको। और अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं पहले आप ही के पास आता हूं अवधेश सर, क्या ये जो सवाल हमने उठाया है कि इस देश में औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है, एक बार फिर से ये सवाल उठा है बयान से, सोशल मीडिया पर पोस्ट से, और पहले तो जो है वो फूल चढ़ाने, चादर चढ़ाने का काम औरंगजेब की कब्र पर हुआ ही है, तमाम करोड़ों लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए। अवधेश सर। नहीं, औरंगजेब फैन क्लब केवल इसको नहीं कहना, वो तो सामान्य सी बात है जी। यानी इस देश में जो भी शासक या जो भी लुटेरा, जो भी आक्रमणकारी एक मजहब विशेष के जुनून या उन्माद में आते हुए कि इस मजहब के अलावा धरती पर दूसरे मजहब को रहने का अधिकार नहीं है, या तो हमारा मजहब माने, या फिर वो उन सारे यातनाओं को झेले, या फिर धरती से उसको हटा दिया जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, वो प्रतीक हो, या वो कोई धर्म स्थल हो, या किसी धर्म और बनाए हुए उस किसी धार्मिक महान देवी देवताओं या दूसरे धर्म के महापुरुषों के नाम पर बनाए गए स्थान हो। तो वो जो एक परंपरा है, तो औरंगजेब उसका एक बड़ा क्रूर चेहरा है। तो ये औरंगजेब के सपोर्ट करने का मतलब उस पूरे विचारधारा को सपोर्ट करना कि वही है। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी वो मध्यकाल का दौर, वो मध्यकाल में एक अलग तरीके थे, किसी न किसी रूप में आपके अंदर बाहर वो दौर आज तक जारी है। अब वो आदमी अकेले तो है नहीं। आप नॉर्मल इस समय टीवी डिबेट में किसी से बात करिए तो लोग मुगलों के और औरंगजेब के पक्ष में खड़ा हो जाता है। ये हैरत का विषय है। अब औरंगजेब को स्वयं इतना अफसोस हुआ था, आप अगर उस समय के इतिहास पढ़ेंगे कि उसने अपने बेटे को कहा कि मैं अगर मर जाऊं ना तो मेरे शव को ऐसे दफनाया जाए कि उसको छांव तक नसीब नहीं हो। मैंने ऐसे कर्म किए हैं जो अपने उसको याद आती थी बुढ़ापे में। तो और मुझे कोई तो उसका मजार देखेंगे, जो औरंगाबाद में मजार है, मैं उस पर गया हूं तो वहां ऐसे ही एक छोटा सा मजार है, ऊपर कुछ नहीं है उस पर। वहीं पहुंच गए थे
असदुद्दीन ओवैसी वहीं पहुंच जी, गए थे। जी। तो वो जो औरंगजेब जो स्वयं आप समझिए वो क्रूर शासक नहीं था। उसकी बहन को जहां से लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, उसको पता चला उसकी बहन से किसी को प्यार हो गया है, तो चूंकि इस्लाम में मान्यता नहीं है तो उसने वहीं से उठा के फेंक दिया और मार दिया उसको। दारासी को अगर वो मान लीजिए सर काट तो लिया है था, कि सही नहीं, बात। तो एक पुजारी को लड़की पर खराब नजर थी इसलिए उसको कुचलवाया। ये वहां खड़े थे, इतने पुजारियों को हाथी से उसने कुचलवाया, मरवाया, ये खड़े थे। ठीक है। दारा सिको के साथ उसकी समस्या क्या थी? बिल्कुल, क्या तमाम इस तरह के थी? अत्याचार दर्ज हैं, और सिर्फ दारा शिको या शासकों पर नहीं, आम लोगों पर अत्याचार दर्ज हैं। लेकिन मैं लौटता हूं अब्देशर, एसके दुबे जी, और अबू आजमी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो क्रूर शासक नहीं मानते हैं औरंगजेब को। आप बताइए, आप क्या मानते हैं और समाजवादी पार्टी क्या मानती है? एसके दुबे जी बताइए। देखिए, आप इतिहास नहीं बदल सकते, जो हकीकत है उसको आप नहीं बदल सकते। ठीक। आपकी विचारधारा अपनी कुछ भी हो, आप स्वतंत्र है। इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने को, किसी को यहाँ कोई आस्तिक भी है, कोई नास्तिक भी है, और कोई ऐसा है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को भी मानता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां एक दूसरे में हुई हैं, वो दोनों त्योहार मनाते हैं। तो आप इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक इतिहास की बात है, तो इतिहास कभी कोई नहीं बदल सकता है। वो एक क्रूर शासक था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सनातनियों को उसने खत्म करने का जो ठेका, मतलब हम तो उसको ऐसा कहेंगे कि ठेका लेके रखा था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। देखिए, कोई भी आदमी ऐसा है, अगर आप बहुत कैसे भी हैं, आप 100 काम अच्छे करते हैं और 100 काम खराब करते हैं। आप किसी के यहाँ चोरी कर दें और बाद में मर्डर कर दें, और बाद में उसके यहाँ जाके आप ऐसा बोले कि हम भाई तुम्हें मकान बनवा के देते हैं और पैसा भी देते हैं, इसका मतलब आपका अपराध कम नहीं हो गया। और एक बात और, दुबे जी, मैं ये कहूंगा कि आप जो बात औरंगजेब के लिए कह रहे हैं ना, ये बात बाकी मुगल शासकों के लिए ठीक है कि 4 काम अच्छे किए, 4 काम बुरे किए। अकबर रहे, शाहजहां रहे, जहांगीर रहे। औरंगजेब के बारे में तो आपको पता है दुबे जी कि क्या है उनका क्या इतिहास रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने स्वीकार किया, यही बात आप अपने नेता अबू आजमी को सपा क्या समझाएगी कि अबू आजमी जी, उनको वो तो क्रूर शासक था, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी या मीडिया बहुत ज्यादा तूल दे रही है। उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। ये अपने आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, वो ठीक है, वो माने, उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए तो नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है क्या? आपने देखा है कहीं? नहीं देखा होगा। हमारी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई। हमारी पार्टी का मानना एक ही है कि इस समय वर्तमान में हम सारे धर्मों का सम्मान आपके पॉइंट को हम समझ गए, लेकिन वो सवाल तो होगा कि बड़े नेता है अबू आजमी, उन्होंने ऐसा बयान दिया तो आपको खंडन तो करना पड़ेगा। आपकी पार्टी की तरफ से खंडन होना चाहिए, अबू आजमी को नसीहत देनी चाहिए आपको, तब ना बात बनेगी। नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी हो, अब अकेले अब्बू आजमी नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी में हो, मजहब में हो, उसको सबको अपनी अपनी बात है। ये उनके पर्सनल, उनको वो पसंद करते होंगे, हो सकता है, इसमें क्या बुरी बात है? तो पसंद करने वाले को भाई आप अगर पसंद करने वाले को रखेंगे तो सवाल तो बनेगा ना सभा पर। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। नहीं, यहाँ पे एक चीज बता लीजिए। वो ऐसे नहीं आए कि सिर्फ पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया, वो जनता के द्वारा चुने गए विधायक हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कहिए, आप चुने हुए विधायक हैं, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, आपकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, आप उनमें विचार कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ज्यादा बड़ा मुद्दा मानते नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी, हमारा मुद्दा है ठीक है, बेरोजगारी पर भी चर्चा कर लेंगे किसी दिन। लेकिन आप अपनी पार्टी अपने जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? दुबे जी, मैं लौटता हूं। कौशल कांत मिश्रा जी, क्या एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? कोई जाकर के फूल चढ़ाए, कोई चादर चढ़ाए, कोई क्रूर शासक ना माने, कोई तारीफ करे, कोई तारीफ में कसीदे करे, पार्टियां अपने आप को इस तरह अलग कर सकती हैं क्या? कौशल जी। लालचंद जी, आजकल एक पॉलिटिकल पार्टियों में एक फैशन हो गया है, ये उनका अपना बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत नया फैशन है, बिल्कुल लेटेस्ट अभी आया है, जिसको कि सारे इंडी गठबंधन वाले और सपाई भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कल भी हुआ था रोहित शर्मा पर बयान वाले में। दुबे जी, लालकृष्ण वाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, वो क्या था? जिस जिन्ना के बाजार पर अगर गए थे तो उस पर खूब आलोचना हुई थी।
अपनों ने त्याग दिया था। डॉक्टर एसके दुबे जी, मैं कौशल जी आप जवाब दीजिए। अध्यक्ष से त्याग पत्र देना पड़ा था। हाँ, कौशल जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं अबू आजमी जी कुछ भी बोले, हमें कोई लेना देना नहीं, उनसे तो इस्तीफा ले लिया था, अवधेश सर ने बताया भी। बोलिए कौशल जी। समाजवादी पार्टी क्या एक्शन ले रही है अबू आजमी के ऊपर, इसका इन्होंने, समाजवादी प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला। ये कुछ एक्शन नहीं कर लेंगे लालचंद जी, आप देखिएगा। इन्हीं के सचिव होते थे ना, राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और इनके कुछ नेता मिल करके रामचरितमानस को जलाया था जी, अपनी नई रामचरित छपवा रहे थे, उस पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस पे क्या एक्शन लेंगे? ये कि इनके लिए तो, अबू आजमी के लिए तो एक ही चीज कहूंगा कि न तो नमाजी हैं न तो पुजारी हैं, तो तुम ही मदारी तुम ही शिकारी, जियो बहादुर खद्दरदारी। ये मैं नहीं कहता, रफीक सदानी ने कहा था। और खद्दरदारी कौन होते हैं वो बता देते हैं कि काजू भरे हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं खद्दर लिबास, विधायक निवास में। क्या बात है, नहीं खद्दर लिबास में, और सारा समाजवाद उतर आया है विधायक निवास में, ये पूरा था। तो ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे समाजवादी के नेता, अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया। इंडी गठबंधन वाले तो राशिद अलवी, मैंने वही सवाल उठाया कि भाई आप इस तरह बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। राशिद अलवी और उदित राज तो उनके समर्थन में खड़े हो गए। तो ये इनका फैशन है। क्योंकि इनकी सिर्फ, इन सबकी सिर्फ एक लैला बची है जिसको कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक। उस लैला के बहुत सारे दीवाने हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन वाले। ठीक है, यानी बात कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से जाके जुड़ती है। लेकिन अवधेश सर, एक और सवाल है कि नेताओं का तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलिए तुष्टीकरण के चलते करते हैं, लेकिन आप जरा सोशल मीडिया को खंगालिए, आपको एक छोटा सा वर्ग मिलेगा जो औरंगजेब की तारीफ में पोस्ट कर रहा है, खासतौर पर छावा मूवी आने के बाद। ये कौन सी मानसिकता है अवधेश सर? देखिए, इस मानसिकता को बहुत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एसके दुबे जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम आज हिंदू मुसलमानों का या इस्लाम का सम्मान करते हैं, इसमें तो कहीं दो मात है ही नहीं। वो तो सब करते हैं। तो वो क्योंकि अब यही हमारी समस्या थी कि इस देश में एक ऐसे धर्म के लोग जो दुनिया के सभी मजहबों का, पंथों का सम्मान करता हो, जिसके अंदर विश्व के किसी भी समुदाय से ज्यादा संवेदनशीलता थी, दया का भाव था जी, जिसके अंदर दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान था, और जो चाहता था कि सब सह अस्तित्व में जिए, बिल्कुल, उसकी यही समस्या कारण बन गई। और उन्हीं कारणों से आज अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग है। ये तो वो मैं पहले फिर बोल रहा हूं, ये जो लोग भी अभियान चला रहे हैं उनको वो वही काम कर रहे हैं जो उस समय घोड़ा लेकर के, उस समय तलवार लेकर के या दूसरे तरीके से उन सब ने किया था। वो एक संघर्ष आज सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, कल मैदान में युद्धों के माध्यम से होता है, कल आपकी अगर धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो वो वर्ग उस पर पत्थरबाजी करता है, बम फोड़ता है, कहीं सर्वे होने जाता है उसके खिलाफ दंगे कर देता है। अगर अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि हिंदू आस्था के साथ खड़ा हो रहा है। तो ये अलग अलग रूपों में ये वर्ग आज भी सक्रिय है। और स्वयं पहले तो मुस्लिम समाज के अंदर से भी जितना उसका प्रखर विरोध होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। अब सोचिए, औरंगजेब के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन भी हो गया उसकी क्रूरता के कारण। ठीक है, क्योंकि उसने केवल हिंदुओं और गैर मुसलमानों के साथ ही अत्याचार नहीं किए ना। ठीक है, मुसलमानों में भी ऐसे लोग, बिल्कुल, तभी तो बहुत अलग अलग वर्गों में सब जगह के समझदार लोग ये मानते हैं कि वो क्रूर शासक था औरंगजेब। डॉक्टर एसके दुबे जी, जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, जिस समरस समाज की बात करते हैं, जिस सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, वो क्या ऐसे बयानों से आएगी? इस तरह से सद्भावना बनेगी, इस तरह से हमारा समाज सहिष्णु बनेगा और ऐसे जो सामाजिक सद्भाव है वो कायम होगा ऐसे बयानों के जरिए, जिस तरह के बयान आपके नेता अबू आजमी जी ने दिए हैं? सुनिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात बोली थी, स्वामी प्रसाद मौर्य वाली जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं पहला प्रवक्ता था जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का खुलेआम ऑन चैनल आपके मतलब ओपन में
विरोध किया था और कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये चीजें नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात है। दुबे जी राजनीति में पर्सनल बयानों का कोई रोल नहीं है। कौशल जी दुबे जी को पहले पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी ने तुरंत बोला था, जब वहां से फरमान हो गया ये गलत है, ये हमारी पार्टी की गाइडलाइन नहीं है, तो इससे ज्यादा कौशल जी इनकार कर रहे हैं, आप देश स्तर भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपकी एक एक करके मैं ले लेता हूं, एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेता हूं, एक एक करके। पहले कौशल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, दुबे जी ने कहा, दुबे जी ने अपने पर्सनल लेवल पे कुछ कहा, वो तो राजनीति में माना नहीं जाता ना। नहीं, पर्सनल मैं यहाँ बैठा हूँ तो भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लालचंद जी प्लीज दिस पर्सनल चॉइस नहीं है मेरी, वो इनकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप देश सर भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं लौटता हूँ, आप लोगों के पास आऊंगा आप लोगों के पास। आप देश सर भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आप देश सर बताइए। देखिए आप सुनिए, मेरे को पूरा करने दिए लालचंद जी, मुझे पूरा तो करने दीजिए। लालचंद जी मुझे आ रहा हूँ कौशल जी, आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो तो एक प्रवृत्ति का एक प्रतीक है वो। हाँ। आपको इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी के शासन काल के हिस्ट्री लेखन को देखिए तो औरंगजेब पर ऐसी ऐसी किताबें मिल जाएगी। एक बड़े गांधीवादी माने जाते थे आपको विशंबर नाथ पांडे, जो उड़ीसा के राज्यपाल रहे जी, उन्होंने इसी पर शोध किया है और पूरा राजीव गांधी के शासन काल में गांधी स्मृति दर्शन समिति वो पुस्तकें आज भी पढ़ी हुई है कि औरंगजेब किस प्रकार से सेकुलर लीडर था। अच्छा, कैसे उसने भारत में पूरा रिसर्च इसी पर डेडिकेट कर दिया। हाँ। और उसी को कहां से पेज निकाल के कैसे उसने मंदिर मरम्मत करा, यही सब केवल उसमें लिखा गया है। तो वो एक पूरी प्रवृत्ति है उस रूप में, प्रवृत्ति भी है और प्रयास भी है। जो आप कह रहे हैं कि वो प्रयास भी चला है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी की बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए कौशल जी। दुबे जी ने कहा कि नहीं ये प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। लालचंद जी, राजनीति में आपको पता एक प्रदेश का अध्यक्ष बड़ी पोस्ट होती है या प्रवक्ता, तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान तो उसका पर्सनल बयान है, लेकिन प्रवक्ता का बयान इनका पर्सनल नहीं, राजनीतिक वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है दुबे जी, वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं वो। इन्होंने जो कहा तो अखिलेश जी का या इनके पार्टी के किसी भी लीडर का कोई प्रेस रिलीज दिखा दें, इन्होंने कहा था कि बताइए दुबे जी, या कोई ट्वीट दिखा दें। इसके अलावा ये लोग वही लोग हैं जो सीए का खिलाफ खड़े रहेंगे, जो एनआरसी के खिलाफ खड़े रहेंगे, जो धारा 370 के खिलाफ खड़े रहेंगे, जो यूसीसी के खिलाफ खड़े रहेंगे, राम टेम्पल के खिलाफ खड़े रहेंगे, कुंभ के भी खिलाफ खड़े रहेंगे, राम भक्तों के ऊपर गोली भी ये चलाएंगे। ये होड़ लगी हुई है कि उस 20% वोट के लिए कौन कितनी जान दे दे। यानी बात सारी की सारी वही तुष्टीकरण पर जाके जुड़ती है। और भारत का मुसलमान अपने आप को कभी भी कट्टरवाद से नहीं जोड़ता। भारत का मुसलमान कलाम से जोड़ता है, बिस्मिल्लाह खां से जोड़ता है, अब्दुल हमीद से जोड़ता है, अशफाक उल्लाह खां से जोड़ता है, रस खान से जोड़ता है। लेकिन ये कोई भी समाजवादी पार्टी या जो भी नेता ठेकेदार जो बनते हैं मुस्लिम वोट बैंक के, उनके नमाजे जनाजा पे नहीं जाते, उनकी समाधि पे नहीं जाते। लेकिन ये टेररिस्ट जो होते हैं कश्मीर के, उनके लिए नारा लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिल्कुल। अब एसके दुबे जी आपकी बात से थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाते हैं कि आपने पर्सनल लेवल पर इस चीज का विरोध किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भी, आज आप अबू आजमी के बयान की भी निंदा कर रहे हैं, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। लेकिन सवाल यह कि आप जैसे लोगों की आवाज अपनी पार्टी के अंदर कितनी बुलंद है, बताइए दुबे जी। नहीं, यहाँ मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पार्टी की तरफ से हूँ। आज आपने अगर मुझे यहाँ बुलाया है तो एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बुलाया, डॉक्टर शिव कुमार दुबे के तौर पे मुझे यहाँ प्रेजेंट नहीं किया आपने। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी की, बोलिए, पार्टी के रवैये पर तो सवाल है दुबे जी, पार्टी के रवैये पर तो सवाल है भाई। आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद बड़ा होता है या प्रवक्ता का? अरे पार्टी मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बोला है? मेरे प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। अबू आजमी भी महाराष्ट्र के प्रदेश, अबू आजमी भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव हैं। और इन्होंने अबू आजमी ने कहा था, अरे सुनिए दुबे जी, दुबे जी 1 मिनट 10 सेकेंड, इसी अबू आजमी ने कहा था कि अगर ये मुसलमान 5-7 सीटें और देते तो जो मुसलमान चाहता हम वो कर लेते। ये भी उन्हीं का स्टेटमेंट था। तब आपने क्या कर लिया जो आज आप कुछ उखाड़ लोगे?
कुछ नहीं कर सकते हो। अरे राजनीति जवाब में दीजिए, भारतीय एस के दुबे जी। भारतीय जनता पार्टी के बयान दिखाएं, अखिलेश बयान यादव कितने हैं? और समाजवादी अरे पार्टी ये मुस्लिमों के घर की भैंस चुनावी है, बातें कोई करना, कुछ नहीं कर सकता। ये भारतीय कोई जनता कुछ नहीं पार्टी कर को बहुत सकता। बखूबी मुस्लिम अच्छा वोट लगता है। बैंक की लेकिन भैंस है थोड़ा अपने समाजवादी गिरेबान पार्टी और में अखिलेश झांको यादव। कि जब चुनाव वही तो होता है बोल रहे तब हैं। तुम क्या बोलते हो, तो वो मैं किस वही पता तो नहीं बोल रहा चलता। हूं। भारतीय जनता के नेता, भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी प्रवक्ता और चुनाव के टाइम में अखिलेश क्या बोलते हैं ये यादव उन्हें पता नहीं चलता है। मुस्लिम वोट अरे बैंक पहले अपने के गिरेबान में झांको, भैंस हैं, उनके उसके बाद तबेले में बात पली हुई करो। भैंस हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तू मैं बहुत हो गई, लेकिन ये जो मुद्दा है ये थोड़ा बड़ा मुद्दा है। क्यों अवधेश सर क्या ये कितनी बड़ी चिंता की बात है अवधेश सर कि अगर इस देश में इस तरह का औरंगजेब फैन क्लब मौजूद है और वो इस तरह के बयान, इस तरह के कार्य करता है, ये एक देश के लिए, एक सेक्युलर देश के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये समाजवादी पार्टी ने न कब अभी तक एक अधिकृत बयान कि इस बयान से हम अपने को अलग करते हैं, कम से कम इतना पार्टी की ओर से अभी बिल्कुल तक जारी नहीं इसी की हुआ। मांग मैं बार बार कर रहा था। तो अखिलेश जी का वही समस्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियों को आभास है कि इस देश के मुसलमानों के अंदर औरंगजेब के प्रति समर्थन है और हम विरोध में आएंगे तो हमारा वोट कट सकता है, हमारे पार्टी के लिए आगे समस्या पैदा हो सकती है। अखिलेश जी को इस बात का भय तो है कि महाकुंभ में जो इस प्रकार से जन समूह उमड़ा है, अगर हिंदुत्व का ये अगर पॉलिटिक्स में चेंज हो गया तो 2027 में जो 2024 में हम पाए हैं वो जा सकती है जी। लेकिन उनको ये लगता है कम से कम मुस्लिम वोट हमारे साथ है वो न चला जाए, इसलिए वो बीच में करे। कांग्रेस पार्टी इस समय देश में मुस्लिम वोटों के ट्रेंड अपने पक्ष में इसको बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो इसका विरोध कर ही नहीं सकती है। तो एक खतरनाक स्थिति पर हमारा देश है। सेकुलरिज्म इस देश में, सेकुलरिज्म का इतना विकृत अर्थ लगाया गया कि सेकुलरिज्म का अर्थ ये हो गया कि इस देश में कट्टरपंथी मुस्लिमों के हर बयान पर, उनके हर कर्तव्य पर चुप रहना और जो मुसलमानों के अंदर जो सामाजिक सुधार के विषय है उनको ढके रहना और हिंदुओं के अंदर या गैर मुस्लिमों में से कोई कुछ इसके तो कई उदाहरण हैं। इसके कई उदाहरण सेकुलर विरोधी बता देना। बिल्कुल, तो सेकुलरिज्म तो हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवहार में रहा ही नहीं है। किसी को भी आपको इफ्तार की पार्टी देने में समस्या नहीं रही है, लेकिन नेताओं को कौशलकांत मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फलाहार की पार्टी देने में समस्या रही है। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। ये स्थिति इस समय हमारे सामने थोड़ी ज्यादा क्रूरता में सामने आई है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। बिल्कुल। अंतिम मैं कहना चाह रहा हूं कि विचार इस पर करना है कि इस प्रकार के विचार की शक्तियों का मुकाबला करके कौशलकांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। कौशलकांत जी जोड़िए। लालचंद जी, हर आदमी का इतिहास बहुत जरूरी होता है। समाजवादी का इतिहास जो है वो इनको औरंगजेब से जोड़ता है। क्योंकि राम भक्तों पे ये गोली चलाते हैं, कांवड़ यात्रा ये बैन करते हैं, बड़ा कनेक्शन निकाल के आप जाते जाते दे रहे हैं, फिर जो है कुंभ का विरोध दुबे जी को कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अवधेश जी बोले थे सेकुलरिज्म, अवधेश जी और आपको ही पता ही है कि सेकुलरिज्म तब बहुत अच्छा था देश का जब इमरजेंसी लगा के सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा नहीं गया था। जब नहीं जोड़ा गया था तो मन तरसत हर दर्शन को आज का गाना लिखने वाले शकील बदायूनी थे, संगीत देने वाले फिलहाल शुक्रिया। इस समय सीधे चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री अमित खेरे जी, उच्च शिक्षा सचिव श्री विनीत जोशी जी, राष्ट्रपति के सचिव श्रीमती दीप्ति उमाशंकर जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी कुलपति, अन्य केंद्रीय संस्थानों के सभी निर्देशक, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के समग्र निर्माण ही आप सबके राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा का प्रमाण होगा। मुझे विश्वास है कि आप सब उच्च शिक्षा के उदात्त आदर्शों को अवश्य प्राप्त करेंगे तथा भारत माता की युवा संततियों को स्वर्णिम भविष्य का उपहार देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सीधा प्रसारण आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे थे। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और ये खबर है पंजाब से। पंजाब में एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं, तो दूसरी ओर किसान नेताओं के घर पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। पंजाब में कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी हुई है। कई किसान नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। किसानों और मुख्यमंत्री की कल की बैठक बेनतीजा रही थी और बीच बैठक से उठ गए सीएम भगवंत मान। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और सीएम मान में गुस्सा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये दिल्ली की हार के दबाव का असर है, और कई सारे वादे किए थे किसानों से जिनको पूरे नहीं किए पंजाब की मान सरकार ने, क्या उसका भी दबाव है? तो प्रदर्शन कर रहे किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ किसानों के मुद्दों को लेकर मीटिंग की है, पर ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री गुस्से में तमतमा कर मीटिंग छोड़कर ही चले जाएं। मेरी डॉक्टर नाल अपॉइंटमेंट है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। मीटिंग में मीटिंग को तोड़कर उठकर चले गए, और हम इसको जिसको समझते हैं कि ये किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि धरने से पंजाब का बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने मैं कल कहा कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चोक का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने का समय आ गया है, अब तो वादे पूरे कर दें। भगवंत मान साहब, पंजाब की आपदा की सरकार ने एमएसपी पर टॉप अप देने का वादा किया था, किसान कर्जा माफ करने का वादा किया था, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नए आधुनिक बीज किसानों को मुफ्त देने का वादा किया था। 36 महीने बीत गए, अब तो आपकी सरकार के जाने का समय आ गया, अब तो अपने वादे पूरे करें। मामले पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि सीएम भगवंत मान ने किसानों का अपमान किया। किसान धरती का भगवान है, आप उसकी मांगे मान सकते हैं, मानिए। जो नहीं मांग सकते वो उनको समझाइए कि ये किन वजहों से हम नहीं मांग रहे। लेकिन अजीब तुनक मिजाजी दिखाई, और मैं तो कहूँगा ये किसानों का अपमान था जो वार्ता के लिए आपके पास गए थे, आप उन्हें बाहर कर रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने जालंधर संवाददाता गुरमीत सिंह से, इस मामले पर जानकारी लेते हैं। गुरमीत, ये बताइए, पहले तो बड़ा ऐसा कहा जाता है कि बड़ा फैसिलिटी दी और किसानों के इस धरना प्रदर्शन को एक तरह से कहे तो पाल पोस करके रखा, अब क्या हुआ? अब कौन सी ऐसी बौखलाहट हो गई कि सीएम मान इस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि 5 तारीख का जो ये धरना था किसानों का, ये प्री डिसाइडेड था और जगह भी डिसाइड की गई थी, उसके बारे में पंजाब सरकार को पता भी था। मगर इसके लिए जो तारीख डिसाइड की गई पंजाब सरकार की ओर से कि वार्ता की जाए किसानों के लिए, किसानों के साथ, वो 3 तारीख डिसाइड की गई। अब 3 तारीख पंजाब सरकार को भी और किसानों को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आपसी नेगोशिएशन होगी आराम से, और ये जो धरना है ये सबसाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मगर ये कल 4:30 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मीटिंग शुरू होती है। उस मीटिंग में बड़ा कॉर्डियली, जो किसान नेताओं का कहना है, बड़ा कॉर्डियल तरीके से बातचीत हो रही थी। एक एक करके मुद्दे डिस्कस हो रहे थे। गन्ना डिस्कस हुआ, इसके साथ एमएसपी डिस्कस हुई, इसके साथ और भी कई मुद्दे डिस्कस हुए। 8वां मुद्दा जिस समय डिस्कस हो रहा था 18 मांगों में से, 8वें मुद्दे पर लगभग 6 बजे का समय हो गया था, और उस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे अपनी आंख का चेकअप करवाना है, इसके लिए मुझे चलना होगा। पर जाते जाते मुख्यमंत्री ने यह सवाल किसान नेताओं से किया कि आपका जो 5 तारीख का धरना है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है। किसान नेताओं ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को कहा कि वो धरना तो होगा और जैसे शेड्यूल किया गया है उसी प्रकार से होगा।
तो ठीक है। मुख्यमंत्री ने तमतमाकर जवाब ये दिया कि बिल्कुल, आप अगर धरना ही करना है तो जी। यहाँ मीटिंग करने के लिए क्यों आए? शुक्रिया, समय कम है गुरमीत, लेकिन यह बात जरूर है कि सीएम के रवैये पर तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये रवैया किस वजह से है, ये फ्रस्ट्रेशन किस वजह से आया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार।